नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी छुटकारा। तो शुरू करते हैं कहानी। अम्मा जी, एक घर का बायना कम है। आंगन में बैठी अम्मा ने रंगीन कागज बिछी डलिया पर नजर डाली, फिर से गिनती की। 34 कचौड़ियाँ, 34 लड्डू पूरे हैं। अम्मा ने लकीरों भरे चेहरे को ऊपर उठाकर बायना बांटने वाली जवान लड़की सिम्मी से कहा, जो अपने दुपट्टे को करीने से ओढ़ने में मशगूल थी। कैसे पूरे हैं? 17 घरों का बायना बैठता है, एक घर कौन सा छोड़ दूं? लड़की जिरह पे उतर आई। 17 ही तो घर हैं। अब भी तू 18 घर गिन रही है क्या? छन्नों का घर छोड़ना है, कितनी बार बताऊं? अम्मा के ढीले होंठ इतना सब कहने के बाद भी कुछ बरबराते रहे। उसके घर नहीं दूं? लड़की ने अम्मा को फिर खींचा। नहीं, उससे मोहल्लेदारी नहीं निभानी। तेरी समझ में भुस भरा है। कहते हुए अम्मा की आंखें निकल आईं और दुर्बल काया कांपने सी लगी। लड़की ने डलिया उठाई, सिर पर रखी और बाहर निकल गई। उमेश की बहू सुरेखा देख रही थी, समझ गई कि एक घर का बहिष्कार हो गया छन्नों के कारण। उसने सास को छेड़ना नहीं चाहा, नहीं तो मन में आया था कि पूछे, छन्नों को बायना दिया ही नहीं जाएगा क्या? अम्मा जी, जो अस्पष्ट सा बर्रा रही थीं, अब साफ तौर पे कहने लगी, बायने जाते हैं मेहतरानियों के घर। वो खुद देहरी पर आकर ले जाएगी, आंचर में डाल देंगे। त्योहारी पावन देने का अपना ढंग होता है। सुरेखा को बिना पूछे ही जवाब मिल गया। अम्मा जी की बात पर बरबस ही उसे अपनी शादी का किस्सा याद आ गया। उसके मायके से सास, ननद और देवरानी जिठानियों के नाम पर 5 कीमती साड़ियाँ आई थीं। उमेश अम्मा के कान में कुछ कहकर उन साड़ियों को आंगन में ले गए थे। पौरी में खड़ी छन्नों से पूछ रहे थे, बता तुझे कौन सा रंग पसंद है? इतना मान? सुरेखा ने घूंघट में से आंखें तरेड़ कर देखा था। झीने घूंघट में से उसकी नज़र छन्नों ने भांप ली। वो मझोले कद की हष्ट पुष्ट स्त्री पान चबाती हुई उमेश की ओर मुस्काई थी। अपनी छींटदार उजली सी धोती के आंचल को होठों पर ढकती हुई बोली, भैया, बहू जी। छन्नो उन साड़ियों में से एक साड़ी ले गई। नहीं, उमेश ने जबरदस्ती दी। सुरेखा का मन बुझ गया। ठेस लगी, नहीं पसंद थी तो बता देते, साड़ियाँ बदल जाती। मेहतरानी को देकर अपमान क्यों किया? बायना बांट कर सिम्मी लौट आई। अम्मा जी आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। लड़की ने अनाज और चवन्नियाँ पड़ी डलिया उनके सामने रख दी। उठा ले अपनी बख्शीश। लड़की ने अनाज एक छोटे से थैले में भर लिया और चवन्नियाँ रुमाल में बांध ली। छन्नो मिली थी? हाँ, दरवाजे में ही खड़ी थी। पूछने लगी, किसका बायना बांट रही है? कहा नहीं कि घर जाकर अपना हिस्सा ले जाए? आपने कब कहा था मुझसे? अब कह रही हूँ, बोलती जाना कि वो साथ में बर्तन भी ले आए, रात के साग पूरी बचे हैं। तेरे संग गुड्डू तो नहीं गया था? उसकी माँ ढूंढ रही थी, दूध नहीं पिया। गया था अम्मा जी, छन्नों के घर घुस गया, कहता था रज्जो कंचे देगी। ला पकड़ कर नास पीटे को, जब देखो वहीं मंडराता रहता है। इतने में गुड्डू आ गया। 6 साल के बच्चे के हाथ में कंचे नहीं, छोटी सी गेंद थी। यहाँ, पहले यहाँ आ तू। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए पुकारा। बच्चा पास आया तो एक चनकटा दिया गाल पर। अब जाएगा? कितनी बार कहा है कि उसके घर में नहीं घुसते। अब तू याद रखेगा? सुरेखा अम्मा जी के व्यवहार से तमतमा गई और बोली, बच्चा क्या जाने। हाँ हाँ, तुम भी कहाँ जानती हो। ऐसा ही वो उमेश, मोहल्ले की हवा नहीं देख रहा, अपने हाकिम का भजन करता रहता है। कितनी बार समझाया जाए कि तुम्हारे दफ्तर अफ्तरों की बात अलग है, घर परिवार का माहौल अलग, दोनों को गड्ढमड मत करो। तू भी सुरेखा, उसके भरमाए भरम रही है। सुरेखा कुछ नहीं बोली, गुड्डू की बाह पकड़कर अपने कमरे में चली गई। अरे इसे नहला दे, अम्मा जी की आवाज़ आई। सुरेखा के सामने छन्नों का सारा इतिहास खुला पड़ा है। उमेश बताते हैं, विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद 2 बरस कठिन गुजरे। जिस दिन उनका भाग्य खुला, उस दिन सवेरे सवेरे छन्नो अपनी डलिया झाड़ू के साथ सामने खड़ी थी। हमारी गली के पंडित डंबर प्रसाद कहा करते हैं कि ये बात शर्तिया है, मेहतरानी का प्रातः दर्शन शुभ होता है। सच में ही उमेश को उस दिन सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। उमेश उत्साह में आकर कहते हैं, मैंने अपने आत्मियों देवताओं के साथ छन्नों का भी नाम शामिल कर लिया था, जिनके आशीर्वाद, कृपा और दर्शन में चमत्कार है। अम्मा जी बताया करती थी, छन्नों का इस गली में आना जाना आज से नहीं, वो तब से संडास कमा रही है जब वो महज 14 साल की थी। छन्नू की सास जब गुजरी तो बेटा मिस्सी 18 का था।
ब्याह हुआ न था सो अकेला था। पेट के लिए 4 रोटी चूल्हे पर सेकना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। पर सीता गली के घर मेहतर बस्ती की औरतों ने लड़के को समझाया कि वो ये धंधा नहीं कर पाएगा। संडास कमाने में जनानियां ही माहिर होती हैं। मिस्सी ने सबकी बात सुनी पर की अपने मन की। माँ की सीता गली भला वो इन औरतों के हाथ बेच दे? पैसा टेट में दबाकर छुटकारा पा ले? नहीं, उसने अपना ब्याह करने की ठानी और 1 महीने के भीतर अपने मामा की मदद से छन्नों को ब्याह लाया। यही अम्मा जी सुनाया करती थी। 14 साल की दुल्हन रेशमी घाघरा पोलका पहने और पीली ओढ़नी में लिपटी हुई जब गली में घुसी तो कंचा गोली खेलते बच्चे खेल बंद करके अपने अपने घरों में भागे। खबर ऐसे दी कि गली जाग उठी। सच में पान से पतली, फूल से हल्की, गुड़िया सी लड़की, हाथों में चांदी के दस्तबंद, बाहों में बाजूबंद और गले में गुलूबंद से सजी परी सी लग रही थी। अपने मेहतर की बहू घर की मालकिने धान, फूल, गुड़, बताशे थाली में सजाने लगी। छन्नो जिसकी चौखट पर शीश टेकने जाती वही उसका आंचल भर देती। सामान इतना हो गया कि छन्नों के आंचल में समाये नहीं। मिस्सी ने गली में चादर बिछा दी। फिर क्या था, मनो गेहूं, पसेरियों, गुड़, सेरों, बताशे जमा हो गए। चूड़ी, बिंदी, बिछिया, चुटीला से लेकर चांदी की तोड़ियां तक। ओढ़नी के भीतर छन्नों की आंखें झुकी हुई थीं। वो बार बार चौखटों पर सिर टेकती। बड़ी बूढ़ियों ने ऊंची आवाज में टोका, बेटी बस कर, कमर रह जाएगी। मुंशियाइन ने डंबर प्रसाद की पत्नी से कहा, पंडित जी को बुलाओ, बहू को आशीष दें। डंबर प्रसाद ने पूजा के जल में भीगे चावल, दूब छिड़के, हल्दी की छींटे देकर कोई मंत्र पढ़ा। छन्नो गली में दंडवत लेट गई। वो दिन है और आज का दिन। छन्नो ने सीता गली को अपनी ओढ़नी की तरह उजला रखा है। ईंटों के खरंजे वाली ये गली जब लाल रंगत में दमकती है तो यहाँ से गुजरने वाले डहा से देखते हैं। रामघाट रोड से शुरू होने वाली गली विश्वपुरी की बजरिया में जाकर खुलती है। 1 और 2 मंजिल वाले कच्चे पक्के घर इस 8 फीट चौड़ी गली के आजू बाजू ऐसे खड़े हैं जैसे गले मिलना चाहते हों। सीवर लाइन की व्यवस्था न होने के कारण फ्लश सिस्टम नहीं है। इतनी सकरी गली में सेफ्टी टैंक बनाना भी मुमकिन नहीं। कारीगरों की राय है कि गली में फिर बदबू के कारण रुका नहीं जाएगा। अतः देसी संडासों की संपदा बहाल है, जो छन्नों की अपनी संपत्ति है। डलिया, खपरा और झाड़ू के जरिए वो हर ओर से इन्हें निखार पखार कर रखती है। नई मेहतरानी लड़की जब संडास कमाने का काम शुरू करती है तो छन्नों के पास पूर्व प्रशिक्षण को जरूर आती है। खपरा और झाड़ू के मेल से संडास के भीतर से इस तरह मैला खींचना कि कहीं एक रेशा भी न चिपका रह जाए, और फिर राख बिछी डलिया पर किस कौशल से छन्नो रखती है कि एक बूंद भी नहीं टपके। मेहतरानियाँ देखती रह जाती हैं। छन्नों की बाहों की ताकत की पुख्ता कमर का जोर, सारी गंदगी झाड़ू के सहारे नालियों में खींचती हुई बड़ी नाली तक ऐसे पहुंचा देती है जैसे नाली के बीच कहीं सकिंग पंप लगा हो। सवेरे से मुंह नाक पर बंधा आंचल दोपहर तक खुल जाता है। वो एक नज़र मुग्ध हुई देखती है। गली चमाचम है। कोई देख ले तो पहले सकुचा जाएगी, फिर पान रचे होठों से हंसेगी और नखरे के साथ कहेगी, ऐसे नहीं रहती सीता गली बनी संवरी। हर महीने झाड़ू, खपरा और डलिया बदलती हूँ, मैल से मैल कटता है कहीं। अम्मा जी कहती थीं, सीता गली के माथे छन्नो मड़ गई कि छन्नो के गले सीता गली मड़ गई। छुट्टी नागा का नाम भी तो नहीं लेती। हमें याद नहीं कि छन्नो ने गली को कभी गंदा मैला छोड़कर एक दिन अपने घर बिताया हो। हारी, बीमारी, रोग, क्लेश या तो उसके जीवन में आए नहीं या उसने बताए नहीं। बस एक बार 15 दिन के लिए दूसरी मेहतरानी काम करने आने लगी थी। घरों के मर्दों ने पूछा, छन्नो कहाँ है? बताया गया कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। बच्ची का जन्म हुआ और घर घर कुर्ता टोपी सिले जाने लगे। झुनझुने और चांदी के ताबीज आए। काले धागों से करधनी बटी गई। स्वेटर, मोजे जमा हुए। अम्मा ने जिद करके निवाड़ का पालना मंगाया। वे गली की औरतों के मुकाबले कुछ विशेष देना चाहती थीं। पंडित जी के घर से लड्डू आए और मुंशी जी ने फल दिए। पेशकारनी ने थोड़ी सी मेवा बांध दी। राजपाल सिंह के घर से आधा किलो घी आया। ऐसा ही तमाम सामान 2 स्कूटरों पर लादा गया। उमेश और राजपाल सिंह स्कूटरों पर मेहतर बस्ती गए थे। चलते समय अम्मा ने कहा था, छन्नो बहू बनकर आई थी गली में, आज तुम बहन मानकर छोछक लिए जा रहे हो। सामान से लदे फंदे बस्ती में पहुंचे तो वहां के लोग चकाचौंध हो गए। झटपट 2 खाटें बिछा दी गईं। खाटों पर बैठने की फुर्सत किसे थी? सारा सामान छन्नों के बसेरे में रखवा दिया।
उसकी बस्ती में लोग आए और वो ना मिले। छन्नो अपनी नवजात बेटी को लेकर चली आई। रंगत एकदम सफ़ेद हो गई थी, बदन भी कमज़ोर सा। शर्मा रही थी कि बोल नहीं पा रही थी, बस बाहों सधी बेटी को आगे कर दिया। कुलबुलाता हुआ गुलाबी सा फूल। उमेश और राजपाल सिंह की आंखें चमक उठीं। तभी पंडित डंबर प्रसाद का संदेशा भी दे डाला। छन्नो, पंडित जी ने पत्रा में इस बेटी का नाम सोधा है राजरानी। छन्नो ने राजरानी को रज्जो कहकर पुकारा। उसकी जिंदगी में अपना ब्याह और बेटी का जन्म दोनों मुबारक मौके थे। एक बार वो गम के भीषण दरिया से भी गुजरी थी। मिस्सी पलटन में सफाई कर्मचारी था। घुसपैठ क्षेत्र में ड्यूटी लग गई। एक दिन उसके गायब होने की खबर मिली तो छन्नो का दुख गली भर में फैल गया, और जब उसकी मौत की शिनाख्त हो गई तो सीता गली शोक में डूब गई। हर घर से एक एक सदस्य छन्नो के पास पहुंचा। औरतें तो पास खड़ी होकर बाकायदा रोईं। साथ ही कुछ रुपए, कुछ अनाज और कुछ कपड़े सांत्वना रूप में उसे दिए और आगे के लिए हौसला बंधाया। कामगर स्त्री मेहनत मशक्क़त के चलते शोक से जल्दी उबर आई। आंसुओं की जगह पसीने ने ले ली। सीता गली में घुसते ही दाईं ओर का पहला मकान मिर्जा रामनाथ का था। उनकी बैठक बड़ी थी, 2 पंखे लगे हैं, पानी का घड़ा रखा रहता है। गली की कोई समस्या हो उसके ऊपर यहीं विचार किया जाता है। आज ऐसी ही एक मीटिंग थी। ये मीटिंग 2 दिन पहले ही हो जाती, लेकिन गली के कुछ लोग शहर से बाहर थे। आज सबको इतला दी गई, सबको रोका गया। मामला छन्नो का था। गजब नहीं, गली के साथ विश्वासघात। हाथ में 4 पैसे आ गए तो हमारे सिर पर नाचेगी। अजी किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा सिर। कहाँ रहते हो? इतना भी नहीं मालूम कि कुसमुई की अम्मा का घर भी छन्नो ने खरीद लिया। छन्नो ने? गली के बीचों बीच, आगे समझो। पंडित डंबर प्रसाद ही समझेंगे, इनका घर उसके ठीक सामने खुलता है। पंडिताई गई अब ऐसी तैसी में। सभा में संवाद भौरों की तरह भिनभिना रहे थे। रामनाथ मिर्जा ने अपना बूढ़ा मगर कड़ियल हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। एक पल के लिए अपनी मेहंदी लगी नारंगी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर ताजी आग वाली चिलम का कश खींचा। सामने एक दांत की खो से हवा निकालते हुए बोले, होने को तो छन्नो भी इंसान की मूरत है, भगवान की बनाई हुई औरत, पर यह मेहतरानी यहाँ बस जाती है मानो, और इसके नातेदार रिश्तेदार यहाँ आते जाते हैं मानो, तो गली के लौंडों का क्या होगा? मेहतरानियों की नस्ल बड़ी शैतान होती है, क्योंकि मिली जुली होती है। बला का हुस्न क्या ऐसे ही उतरता है? ऊपर से बेशर्म निगाहें। छन्नों की लौंडिया ही कल से इश्क की कबड्डी खेलेगी। मोहब्बत के खेल और हुस्न के किस्से बराबरी वालों में ही फपते हैं। गैर बराबरी का इश्क तो दीने इलाही अकबर भी नहीं झेल पाया था। सच में ही लोगों को मिर्जा जी से यही आशा थी कि वे एक बात में छन्नों का घर घूरा कर देंगे। शेर गज़ल कहने वाले मिर्जा जी पेंशन याफ्ता पटवारी हैं। पतली पतली कमर वाले 3-4 लड़कों को शेर व शायरी की दीक्षा देते हैं। दोपहर भर बैठक के किवाड़ बंद रखते हैं। मिर्जा जी की पीठ के ठीक पीछे बैठे बालूशाही वार्षणे ने जोर से बोला, मुकर्रर। अब यह दीगर बात है कि मिर्जा और बालूशाही वार्षणे की जानलेवा अदावत चल रही है, क्योंकि बालूशाही परिवार 3 पुश्तों से मिर्जा के घर की ऊपरी मंजिल में किराएदार होकर भी बेकिराए काबिज हैं। परंतु ये बात निपटेगी कचहरी में। आज तो सीता गली के निवासियों के संगठन की बात है। सो बालूशाही ने आगे जोड़ा, लड़के तो लड़के, ये सरकशों की खाला बूढ़ों तक का ईमान डिगा दें और इनके मर्द इसी बात पर ऊंची जाति की टांग खींचें। बड़ा संगीन मामला है साहब। कुसमी की अम्मा के ठीक बराबर वाले मकान में रहने वाले पेशकार साहब अपनी काली और घनी करीने से कटी मूछों पर ताव देते हुए हाथ उठाकर कहने लगे, बड़ी साफ बात है जी, इस गली में अब मेहतरानियाँ रहेंगी तो अपना गुजारा यहाँ नहीं, भले मकान बेचना पड़े। मुरव्वत की भी एक हद होती है। लोगों के बीच से पहलवान राजपाल सिंह बोले, वाह जी वाह, तुम क्यों मकान बेचोगे? आने दो साली को, मजा चखा देंगे, अपनी औकात भूल गई। पंडित डंबर प्रसाद आंखें बंद किए धीरे धीरे सिर हिला रहे थे। उसी समय पेशकार ने कहा, झाड़ू खपरा डलिया तो पंडित जी के नाक के आगे ही गंधाएंगे, गू मूतों से भरे टोकरे भिनकेंगे। कितनी बार टोकेगा कोई? उसकी तो जब मर्जी होगी तब फेंकने जाएगी। मुंशी जी का सांवला अधेड़ चेहरा बिना कुछ कही तमतमा कर तांबिया पड़ गया। नाक के पास छोटी सी फड़कन उठती और होंठ बुरी तरह कांप जाते। एक कम उम्र लड़का पीछे से हंस पड़ा, बोला, मुंशी जी से कहो छन्नों को नौकरी दे दें, ये तो रोजगार विभाग में है,
वो संडास कमाना छोड़ देगी। मुंशी जी किचकिचा पड़े। संडास क्या तेरी माँ साफ करेगी? बोल, तैयार है? लड़का सिटपिटा गया। किसी ने लड़के का हाथ दबाते हुए कहा, चुप रहा करो, छोटे मुंह बड़ी बात। ऐसा ही होता तो मुंशी जी अपने कबूतरबाज लड़के को नौकरी ना दिला देते। दुखती रग मत छेड़ो। राजपाल सिंह के दिमाग में एक बात और आई। उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा, इतने रुपए उसके पास आए कहाँ से? माना कि घर कच्चा पक्का और अत्यंत छोटा है, पर 25-30 हजार से कम तो न गया होगा। किस यार से लेके आई रकम? पंडित डंबर प्रसाद झुंझला गए। अरे यार, लाई होगी कहीं से। अब तो यह समस्या है कि उसे यहाँ से आने से रोका कैसे जाए। इसमें तो पुलिस भी मदद नहीं देगी। मिर्जा ने सुझाव दिया, ऐसा करो, उस घर को चंदा करके खरीद लो। उसने 30 में लिया है, हम 35 दें। आगे की बात भी तो समझो। गली के विरोध के बाद ये परकाला ना मालूम किस भड़ुए को बेच जाए। याद करो कुसमी की माँ क्या कहती थी। खसम की ढोलक ने पूरी गली को सुनाकर कहा था, इस घर में भंगिन बसा कर जाऊंगी कि गली के लोगों की मूछों पर झाड़ू फेरती रहे। मेरी आत्मा सताने वाले नरक में डूबेंगे। पंडित डंबर प्रसाद ने झटके से 2-3 बार अपना सिर हिलाया, मानो वो दीवार से टकरा टकरा कर अपनी खोपड़ी फोड़ लेना चाहते हों। फिर कड़वा सा मुंह बनाकर बोले, मेहतर बस्ती चलना पड़ेगा। नहीं नहीं पंडित जी, आप समझदार होकर ऐसी बात। पेशकार चिल्ला पड़े। सारी बातें छन्नों के खिलाफ थीं। गली में जहरीली हवा के थपेड़े आ रहे थे। उमेश का मन आहत सा हो उठा। क्या हो गया अगर घर खरीद लिया तो? आजकल इतना भेदभाव कहाँ चलता है? उनके अपने दफ्तर का ही माहौल कैसा है? साहब वाल्मीकि हैं, फिर भी सब सिर झुकाकर सलाम करते हैं, उसके जूठे गिलास उठाते हैं। पहले थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब ये माना कि वो दफ्तर है और ये गली, छन्नों के ऊपर भी आश्चर्य होता है। ब्राह्मण बनियों और कायस्थ ठाकुरों की इस गली में आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ बसने की इजाज़त उसे कौन देगा। हद है हिम्मत की। उमेश को तो इतना पता था कि 25,000 रुपये उसे पति के फंड से मिले हैं। अब इतने दिनों बाद कागजात वो उमेश को ही दिखाया करती थी। ये बात वे सभा में कह सकते थे, मगर नहीं कही। ये भी नहीं बोल पाए कि उस पैसे को ऐसी चीज़ में खर्च करना चाहती थी जो उसकी बेटी की शिक्षा और सुरक्षा का साधन बने। कैसे कहते? उस बैठक में लोगों के तेवर इस कदर चढ़े हुए थे कि कोई बात पर गौर न करता, और करता भी तो उमेश को छन्नों का हिमायती बताकर मीटिंग से उठा देता। आगे होने वाली बातों से वे अनभिज्ञ रह जाते। सभा समाप्त हुई तो यह बात पक्के तौर पर समझ में आ गई कि अब लोग छन्नों की जिंदगी के बारे में नहीं, तबाही पर विमर्श करना चाहते हैं। आगे क्या अनहोनी हो। सारी बातें उमेश ने सुरेखा को बताईं। कुछ सोचने समझने के बाद कहने लगे, मैं मेहतर बस्ती जाता हूँ। छन्नों को समझाऊंगा कि फिलहाल इस गली में रहने का ख्वाब छोड़ दे। लोगों की मंशाएं बड़ी भयानक हैं। जवान बेटी को लेकर यहाँ आना। रात हो गई थी, गली में अंधेरा था। उमेश जूते कसने के बाद टॉर्च मांगने लगे। बोले, गली के लट्ठों के बल्ब टूट गए हैं, रोशनी थोड़ी ही सी सही, टॉर्च से रास्ता तो सूझेगा। कुसमी की अम्मा वाले घर के आगे बल्ब जल रहा था। उमेश ने हाथ की टॉर्च ऑफ कर दी। सामने देखा 2 रिक्शे चल रहे हैं। अच्छी तरह पहचान लिया। अगले रिक्शे पर लदे सामान के साथ छन्नो बैठी है और पिछले में कंधे पर बैग सा लटकाए थोड़ा सा सामान लिए छन्नो की 16 वर्षीय बेटी रज्जो चली आ रही है। पिछला रिक्शा आगे वाले को जल्दी चलने के लिए घंटी दे रहा है। उमेश उल्टे लौट लिए। अब आगे जाकर उसे रोकने का कोई मतलब न था। गली तक आकर वो लौटेगी इस बात पर भरोसा न था। हाँ, लौटते समय लगा कि उमेश के भीतर पंडित डंबर प्रसाद, रामनाथ मिर्जा, मुंशी जी, राजपाल सिंह और पेशकार की आवाज़ें उठ रही हैं। उन आवाज़ों को दबाते हुए वे घर की ओर चले जा रहे हैं तो वे लोग लताड़ने पर उतर आए। साले, तुम तो आजकल उस भंगी की मातहती में भंगी हुए जा रहे हो जो तुम्हारी नौकरी का ताल्लुकेदार है। तरक्की प्रमोशन के लालची मुंह सिलकर गली को गलीच कराने पर तुल गए। कर रहे हो समाज कल्याण, सब ढोंग स्वार्थ। उमेश ने कशमकश में रात काटी। सोचा सवेरे छन्नों से मिलेंगे और समझा देंगे कि उसका हित यहाँ रहने में नहीं। उसको सताया गया तो उन्हें बुरा लगेगा। छन्नो सवेरे जब डलिया, खपरा और झाड़ू संभाले काम के लिए निकली, तब उमेश 20 मिनट पहले से गली में खड़े थे। उन्होंने इशारे से उसे बुलाया और गली के मुहाने के बाहर ले गए। दूसरी गली के आगे मकान की ओट देकर बातचीत का सिलसिला आरंभ करना उचित समझा। मैं तुम्हें रोकने आ रहा था छन्नो। काम से? उसने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन आंखों में आशंका तैर गई। काम से नहीं, यहाँ आकर रहने से।
गली के लोग कुछ जैसे वो भी आगत को जानती हो। उमेश ने कुछ वाक्यों के जरिए मुख्य लोगों की राय बता दी, उनके दृढ़ संकल्प उजागर कर दिए, आगे आने वाले खतरों से होशियार किया। छन्नो पान रचे होठों को बंद किए उमेश को घूरने लगी, बीच बीच में गहरी गहरी सांसें लेती। तुमने भी गुपचुप मकान खरीद लिया, किसी से पूछा तो होता। उसकी आंखों में लपक सी पड़ी, होंठ हरकत में आ गए। मुझे बहुत चिंता लग रही है तुम्हारी। जिस गली के पास उमेश और छन्नो खड़े थे वहाँ बहुत आवाजाही ना थी, फिर भी उमेश चौकन्ने थे। छन्नो के चेहरे पर तैश था। उमेश बोले, जो कहना हो धीरे कहना कि हम लोगों पर किसी का ध्यान न जाए, गली का माहौल भड़का हुआ है। उसने कहा, उमेश भैया, हमारी भी लालसा थी कि हम मैली उजड़ी बस्ती से हटकर आप लोगों के संग रहें। रज्जो यहीं सिलाई करेगी, उसे खूब काम मिलेगा। मेहतरों की बस्ती में नए कपड़े कौन सिलवाता है? रज्जो को सिलाई सिखाने में पहले हमने ये सोचा नहीं। पास ही सिलाई का स्कूल खुला था, लड़की वहाँ आने जाने लगी। पर इतना भी सुन लो कि खाली उसी लालसा की खातिर ये घर नहीं लिया। सफाई के लिए एक दिन ना आऊं तो कैसा नरक मच जाता है। डंबर प्रसाद पंडित जी के यहाँ कथा हुई थी, तुम क्या थे नहीं? पूरे दिन हमें रहना पड़ा, रात के 12 बजे घर पहुँचे। अब सयानी लड़की को इतना अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मेहतर बस्तियों में आए दिन हमले हो रहे हैं। गधा से पेश नहीं गई, गदहिया के कान उखाड़े। भड़ुआ हमें दबोच लेते हैं बस, और भला देखो कि छिपने ढुकने की जगह नहीं। न्याय की बात कहना भैया, लड़की की परवाह छोड़कर हम तुम्हारे टट्टी पेशाबों के रेले समेटते रहते हैं, बजबजाती नालियां धोते दिन कटता है। पर इस बस्ती का आदमी ये नहीं कहता कि छन्नो अपनी लौंडिया को लेकर यहीं किसी कोठरी में आकर रहे। मिर्जा जी आज हमारी हरामजदगी उगाड़ रहे हैं, भूल गए 4-5 महीने पहले ही बीमार हुए थे, अकेले घर में हगासे मुतासे पड़े रहते थे। जब कोई ना आया तो खाट के ढिंग ढिंग गू के छत्ते जमा कर लिए। उस दिन ऐसा मन अकुलाया कि भगवान से अरज करी, तू हमारे पाँवों में पहिए लगा देता तो ये बूढ़ा मेले में तो न गिजगिजाता रहता। फिर 2 दिन हम अपनी बस्ती नहीं गए, मिर्जा जी हगें और हम उठावें, घर में बदबू की रमक जो छोड़ी हो। ऐसे ही मुंशी जी की महतारी मरी थी, तब हुआ। 15 दिन पहले से नींद चैन गंवा चुके थे। परमात्मा डुकरिया सही संझाई चल दी तो मुंशियानी पर बुरी बीतेगी। वो बेचारी रोएगी कि सास के लत्ते कपड़े उठाएगी। रोना छोड़ काम करती डोले तो गली के लोग ही थूकेंगे। आदमियों ने सारी थुक्का फजीयत जनानियों के सिर छोड़ रखी है। अब झूठा ही सही, बूढ़ी के लिए रोआ राट तो करना पड़ेगा। हमारी रज्जो हमें रोकती रह गई, पर हम तो जैसे जमराज के पीछे पीछे हो लिए हों। कांटी बंधने से पहले गली में आ पहुँचे। मुंशियानी ठाठ से रोई, हमने उन्हें तिनका तक न उठाने दिया। डुकरिया के उड़ैया बिछैया से लेकर फूस बाँस तक सब सगुना दिए। रज्जो नादान आते आते याद लगवाती रही थी, अम्मा मरी डुकरिया के लत्ता मत लाना, हमें डर लगता है। मैंने कहा, लड़की तू मालिकों के बालकों की तरह डरने की बात करेगी तो गली के घर कैसे कमाएगी? वो बोली, नहीं कमाने हमें तेरी गली के घर। गू मूतों से सनी लिसड़ी तू ही रह, हमें तो डलिया छूते ही बास आती है। स्कूल में सब हंसी उड़ाते हैं। हाय बेहया, खाएगी क्या? सिलाई कढ़ाई हमारा किसब नहीं, कोई काम दे कि न दे? नौकरी करूँगी, सिलाई सीखी होगी तो काम भी मिलेगा। उमेश भैया ऐसे ही इसका बाप नादान था, कचरे का काम छोड़कर पलटन में भाग गया। मुझसे भी बोला गली छोड़ दे, तब मुझ में अकल नहीं थी। पूछो अब मूर्ख से, गली छोड़ देती तो क्या करती? अरे ये कौन कह रहा है कि मुर्दों के ऊपर से उतरे कपड़े पहनो ओढ़ो? कौन देखता है? पर रिवाज तोड़ना सब देखते हैं। लड़की को कैसे समझाऊं कि हम रिवाज तोड़ते हैं तो मालिकों के दिल टूटते हैं। दिल तोड़ना? छन्नो इस मामले में बड़ी कमज़ोर निकली, दिल नहीं तोड़ पाती। पेशकार का दिल, पेशकारनी का दिल। गली में जोरों की चर्चा फैली थी कि पेशकार के बेटे के कंछेदन में छन्नो पेशकारनी ने नाचने गाने बुलाई थी। बड़ी बूढ़ियों का मानना है कि हिजड़ा, मेहतरानी और कुम्हार और नाइयों की असीसें बच्चे को बुरी नज़रों से बचाती हैं। उस दिन मेहतरानियों की जमात सीता गली में आ जुड़ी थी। गली घेर ली, आवाजाही भी बंद हो गई। ऐसा नाच हुआ कि झनकार आसमान तक गई। ढोलक की थाप हवा में गूंजने लगी। छन्नो चुनरी छाप लाल साड़ी पहनकर बाहें लहराती हुई नाच रही थी। जुलम करी डाला देख काली टोपी, सितम करी डाला देख कारी टोपी। जुलम करी डाला, सितम करी डाला, गजब करी डाला देख कारी टोपी। सर्दी का मौसम, जाड़े भरे दिन। पेशकार साहब का जवान जिस्म शेरवानी में और जुल्फेदार सिर काली टोपी में नाच देखकर मुग्ध हो गए। छन्नो उन्हीं की सरकश जवानी की दाद दे रही थी।
टोपी में छिपी जुल्फों से घायल है। शाम से रात तक गीत की कड़ी उनके होठों पर थिरकती रही। आधी रात मेहतर बस्ती चौकन्ने लोग, कुत्तों का जबरदस्त पहरा। उन्होंने छन्नों का द्वार खटखटाया। कौन है भाई? पड़ोस वाले घर में से एक मर्द निकला। वे धीमे से बोले, मैं पेशकार सीता गली का पड़ोसा लाया हूँ। अरे आओ आओ माई बाप। पास पहुंचकर सामान धरती पर धर दिया। आवाज में अपनत्व तो लपेट कर बोले, सदा जूठन, कभी पत्तल परोसा भी तो हो। मुझे शाम से ही तुम लोगों की याद आ रही थी। मेहतर मर्द फूल उठा। मेहतरानियां बाहर निकल आईं। अरे देख तो री कौन आया है। छन्नों को जगाया गया। कच्चे घरों से घिरे चौक में स्वादों के सोते फूटे थे। साग रायतों के कुल्हड़, पूरी कचौरियाँ बंधी पत्तलों में से उठती जायकेदार खुशबू, सकोरों में दही बूरा, लड्डुओं का झाबा अलग। मेहतरों की किस्मत। छन्नों की देह चिड़िया जैसी हल्की हो गई। लगा कि पंख भी निकल आए। उड़ने को जी चाह रहा था। 36 व्यंजन 56 भोग लेकर बस्ती में फरिश्ता उतरा है। छन्नों को देख रहा है, वो भी देवता को निहार रही है। देवता की आंखों से उठती चाह। छन्नों सकपका गई। नजरों में न्योता। उसने आंखें फेर ली, मगर दया कृपा का बोझ। एक दिन एकांत में बाहों में भर ली छन्नों। एहसान में दबी थी कि अपने ही अंदर से झुकी हुई। जो उसे छूने से बचते हैं उनमें से ही कोई उसकी देह से लिपटना चाहता है। अरज पर उतर आया, अब छन्नों क्या करे? दिल तोड़ दे या निहाल कर दे? रात क्या था, सवेरा क्या हुआ? पेशकारनी के घर में घुसते समय छन्नों की टांगें कांपने लगी। संडास धोती रही, बाहें थरथराती रहीं। कान ऊपर की मंजिल से लगे थे। पेशकारनी कराह कराह कर रो रही हैं। छन्नों ने कलेजा बांधकर पुकार लगाई, पेशकारनी। आवाज़ कंठ में फंस गई। रात होती सवेरा निकलता। छन्नों कशमकश के हिंडोले पर सवार थी। कभी पेशकार को दुत्कार देती, कभी गले लगा लेती। कभी दोनों ही बातें गलत लगती, कभी दोनों ही सही। बातचीत और सोचने समझने में कितना समय बीत गया पता ही नहीं लगा। छन्नों ने ध्यान तोड़ा। उमेश भैया, काम का टाइम है, दोपहर को घर आऊँगी। पंडित डंबर प्रसाद का दरवाज़ा अब तक न खुला था। छन्नों कुछ देर बंद किवाड़ों पर खड़ी रही। समझ भी गई कि द्वार उसके ऊपर ही बंद किया गया है। उमेश ने ऐसा ही इशारा तो किया था। चलो 4-6 दिन में गुस्सा थूक देंगे। छन्नों संडास के पीछे वाली गैलरी से घुसी और मैला समेट कर डलिया में भर लिया। घड़े में भरा पानी था, उसी से पाखाना धो डाला। 5-10 मिनट तक खड़ी देखती रही, कोई निकले शायद, मगर घर तो सुन्न हो गया हो जैसे। कहाँ पंडित जी अब तक नहा धोकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पूजा कर रहे होते थे। दिल में उथल पथल सी मचने लगी। सारा उत्साह काफूर हो गया। कहीं अपनी ही गलती? आगे बढ़ी, मुंशी जी सामने पड़ गए। धोतीधारी लंबे कद वाले मुंशी जी का चेहरा रौबीला, बुलंद आवाज, छन्नों से बतियाए बिना निकलते नहीं। वो भी दांत खोल कर मुस्कुरा पड़ती है। मुस्कुराती हुई पास आ रही थी। मुंशी जी ने खखार कर जोर से ऐसा थूका कि गली गूंज गई। छन्नों को ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, थूकने के लिए ऐसे थूका जाता है, थू पर जोर देकर। उसके पांव अनजाने ही बंधने लगे। मुंशी जी भी पीछे लौट लिए। गली के लोगों में सचमुच रोष है। रात भारी गुजरी। दूसरे दिन रज्जो सिलाई के स्कूल के लिए तैयार हुई। छन्नों पीछे पीछे चली। क्यों? अनचाहे ही। 16 वर्ष की सजी धजी रूपवती लड़की। मिर्जा जी का द्वार अचानक खुला। छन्नों लपकी और रज्जो से कहने लगी, मिर्जा जी को पालागन करना बच्चों के लिए सबका दिल नरम होता है। तभी किसी ने जलती बीड़ी रज्जो के ऊपर फेंकी। दहकती चिंगारी दुपट्टे में फंस गई। दुपट्टा जलने लगा। रज्जो आग आग चिल्लाई। मिर्जा जी के छज्जे के ऊपर उनका पतली कमर वाला चेला ठठाकर हंस पड़ा। रज्जो आग बबूला हो गई। आजा नीचे, तुझे मजा चखा दूं, हरामी खसिया। छन्नों ने बेटी को बरजा और लड़के से कहने लगी, भैया आग और आदमी का नाता जानता है? मिर्जा जी ने यही सिखाया है। वैसे ये लड़की बीड़ी नहीं पीती। रज्जो घर आके माँ से लड़ी थी। इसी गली के गुन गाती थी। इसमें तेरे भैया भतीजे रहते हैं कि कटखने कुत्ते? तभी बाहर से मुनादी जैसा शोर आया, रंडी आ गई है, बहन की लौंडी बनी बनती है सीता। हम भी इन भंगिनों से निपट लेंगे, सालियों की टांग पर टांग धरकर चीर देंगे। अब आग, गलियां, धमकियां। उसने बाहर जाकर देखा, किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तभी तड़ातड़ पत्थरों की वर्षा होने लगी। कहाँ छिपे थे इतने दुश्मन? रज्जो ने तेजी से भागकर खिड़की के पल्ले बंद कर दिए। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। रोज रोज का सिलसिला, दिन रात का मुकाबला। देह और पत्थरों की मुठभेड़ ने माँ बेटी को लहूलुहान कर डाला। रात के समय छन्नों ने गली के चारों ओर देखा। इधर उधर कोई नहीं आ जा रहा था। जाड़े का मौसम, सबके किवाड़े बंद थीं।
वो चोर कदमों से उमेश के घर की ओर चल दी। किवाड़ों पर नामालूम सी दस्तक दी। सुरेखा ने द्वार खोल दिया। देखते ही बोली, छन्नो बुआ कैसे? अरे छन्नो, आ तेरी बातें हो रही थी। अम्मा जी पौरी में ही पीढ़ा पर बैठी थी। नीचे बोरा बिछाकर मुंशियानी और पंडितानी, बालूशाही की बहू, उमेश भी कुर्सी पर बैठे थे। इतने लोग? छन्नो कहाँ आ गई? उसने एक एक कर सबको देखा तो अनचाही रुलाई कंठ में भर आई। बहुत काबू किया, हिलक हिलक कर रो पड़ी। हिचकियाँ बंध गईं। छन्नो ने धोती का पल्ला आंखों पर धर लिया, मुंह भी ढक लिया। गली के लोग, अपने लोग। सुरेखा का दिल उमड़ आया। छन्नो बुआ बैठ जाओ, घबरा रही हो। अम्मा ने धीरज बंधाया। रोने से बात सधेगी? तू परेशानी तो समझ नहीं रही। सन्नाटा सा खिंच गया। फिर छन्नो की सुबकियां धीमी पड़ गईं। तब मुंशियाने ने बात शुरू की। अम्मा जी, जो बड़ा होता है, जो की जात तो बड़ी नहीं हो सकती। इसकी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा, मगज डूब गया है। गली के लोगों की क्या हालत बना दी। कहकर मुंशियानी ने पंडितानी की ओर देखा। कुछ मत कहलो मुंशियानी, हमारा आदमी बिना अन्न पानी के मुंह बांधे पड़ा है। ये बैठी है तुम्हारे सामने। इसी से पूछो कि अब तक ऐसा हुआ है कभी कि पंडित के द्वारे भंगिन का घर हो? किसके हलक में रोटी चलेगी? गूमूत की डलिया, खपरा। बालूशाही की बहू ने बात का समर्थन किया। मिर्जा जी तो कह रहे थे तैयार हो जाओ, गली में अब सुअर कटा करेंगे। अम्मा जी का जी गिनिया आया। हाय थू। मुंशियानी फिर जी की। राजेश, कबूतरबाज के संबंध वाले आ रहे थे, मना कराई है। बताओ क्या देखेंगे? घर पड़ोस में तो भंगिनियाँ, कौन सा बेटी वाला रुकेगा? मुंशियानी ने पल्ला पसार दिया छन्नों के सामने। इस गली पर तो मेहर कर, पूरे शहर में एक नहीं अनेक मकान बिक रहे होंगे। हमारे बालक कुंवारे रह जाएंगे। छन्नों की रुलाई फिर फूट पड़ी। उमेश ने छन्नों को ढांढस दिया। रोती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। छन्नों का भराया हुआ स्वर निकला। भरोसा ही तो कर लिया था भैया। पंडित जी ने तो खुद कहा था, छन्नो तू बेगम बाग में जगह ले, पास ही है, जरूरत पड़े लड़के साइकिल से बुला लाएंगे। और फिर तेरी जात के लोगों ने वहाँ अच्छे मकान बना रखे हैं। मिर्जा बोले थे बेगम बाग तो दूर है, फिर भी श्यामनगर में मेहतर बस्ती में सरकारी क्वार्टर बन गए हैं। मुंशी जी प्राग मिल के पीछे किराए के कमरे का सौदा पटवा रहे थे। भैया हमने सोची यहाँ वहाँ क्यों फिरें, फिर पक्के मकानों वाले मेहतर भी हमें कौन से बर्दाश्त करते हैं। नौकर पेशा लोग तो जात छिपाकर भी रह लेते हैं। संडास कमाने वाले क्या करें? सरकारी क्वार्टरों का हाल ये है कि वे ऊंची जात के लोगों को ही किराएदार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, हमें पास भी नहीं फटकने देंगे। यही बात हमने कुसमी की अम्मा को बता दी, और करम की लागन तभी बताई थी जब अनपहचान बदमाशों ने डुकरिया को घर में घुसकर पीटा था। नाक कान का गहना उतरवा ले गए। कुसमी की अम्मा कहती थी कि वो बदमाशों को पहचान गई है, इसीलिए उसकी जान का खतरा है। अब वो घर बेचकर अपनी बेटी कुसमी के पास जाना चाहती है। सो अर्ज की थी कि छन्नो तेरे पास इन दोनों पैसा है, और बाबरी जहाँ काँव तहाँ ठाँव, इस घर को ही खरीद ले। इस घर को? ताज्जुब क्यों कर रही है? यहाँ हमें कौन रहने देगा? वे ही जो मुझे उखाड़ रहे हैं। बोल, मैं क्या भंगिन हूँ? नहीं अम्मा। अरे हिम्मत तो कर, जो देगी सो ले लूँगी। घर जाकर रज्जो से बात की, सारा मामला बताया। रज्जो डरी न सहमी, बोली अम्मा चल, मैं भी अब यहाँ अकेली नहीं रहती। गली में डर कैसा, और फिर बड़े बड़े लोगों की बस्ती, हम बचे रहेंगे। सिलाई वाली बहन जी कहती हैं अब छुआछूत कौन मानता है। मानता हो तो वाल्मीकि समाज में अर्जी दे दो, लोग धरने पर आ जाएंगे। सबको अपने लिए डर लगता है। रज्जो कमबख्त की जिद कि हम यहाँ आ गए। उमेश बोले हमारी गली के लोगों को यही मलाल है कि तुम इस घर को न लेती तो गली के ही किसी आदमी को मिल जाता। अरे राम का नाम लो। कुसमी की डुकरिया प्राण तज देती, पर अपने किवाड़ इस मोहल्ले के आदमी को छूने न देती। कह रही थी पेशकार कचहरी से झूठी मोहर लगे कागज बनवा लाया था बैनामा के। डंबर प्रसाद पंडित अलग धमका रहे थे कि मकान उनके नाम हो, 10-5 हज़ार दे भी देंगे। मुंशी जी का बेटा तो किसी से डरने वाला नहीं, ऐसे ही कब्जे में ले रहा था। ये बातें हम नहीं कह रहे अम्मा जी, हम नहीं कह रहे हैं पंडितानी। ये सब कुसमी की अम्मा कहती थी कि इस गली के चलन को कौन नहीं जानता। किराएदार मकान मालिकों पर सवारी गांठ रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो। इस बात के लिए उसने हमसे 5,000 कम लिए और रज्जो की कसम दी। कहते कहते छन्नों की आवाज़ खुल गई। मुंशियानी और पंडितानी के चेहरे काले से पड़ गए। बालूशाही की बहू का मुंह छोटा हो गया। अम्मा जी के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। नहीं रहा गया तो बोल ही पड़ी। कुसमी की अम्मा ही तो रंडी गली में नरक बो गई और पाप गठरिया धरकर बेटी का खाने चली गई। अगले जन्म में सुअरिया बनेगी।
उमेश ने माँ को टोका। अम्मा, जो चली गई उसे गाली देने से क्या फ़ायदा? इसे नहीं रोकता कैसी जुबान चला रही है? बूढ़ी अम्मा की गर्दन की नसें तन गईं। मुंशियानी बोली, इन्हें कौन रोक सकता है? बदन में तेल बढ़ गया है। ऐसी फिरती हैं 560। पंडितानी तमक पड़ी। छन्नो ने हाथ जोड़ लिए और बोली, 560 नहीं, 1020, 2040, पर इतनी बताए देती हूँ कि इस गली के लिए एक मेहतरानी नहीं जुटेगी। हाँ, हम मेहतरों का हिसाब कुछ ऐसा ही है, समझ गई? हम सब जानते हैं, सोच समझ कर ही कह रहे हैं, बालूशाही की बहू बोली। तो ठीक है। छन्नो उठ खड़ी हो गई। रात को उमेश के घर झड़प हुई थी, फिर भी काम तो काम है। छन्नो डलिया खपरा उठाए संडास कमाने चल दी। सबसे पहले पंडित डंबर प्रसाद की सकरी गली का रास्ता लिया और पीछे की ओर से मैला सकेरने लगी। ऊपर की मंजिल वाले संडास में चढ़कर किसी ने हगा गरम गरम टट्टी छन्नो की बाह पर गिरी। ए तेरी कफन काटी कर लूँ तेरी, उसके मुंह से बेतहाशा गाली निकली। पंडितानी सामने आ गई, बोली, कफन काटी करना अपनी बेटी की, सो गली भी चैन पाए। बेड़नी दीदा मटकाकर मर्दों को रिझा रही है कि इसी गली में ठहर जाए। बीच में पंडितानी ने अपनी बुढ़ियाती छाती ठोकी। हम नहीं पेश जाने देंगे तेरी, तू कितना ही जोर लगा ले। गंदगी में लिथड़ा हाथ। छन्नों के क्रोध की सीमा न रही, जुबान पर काबू न रह गया, अनाप शनाप बोल गई। ओ पतिव्रता की जाई, पहले अपने चुटियाधारी खसम से पूछ कि हमने रिझाया कि वो हमें रिझा रहा था। मैं कहती हूँ क्यों बूढ़े की लंगोटियाँ खोलूँ? जे जौहर उम्र के ताल्लुक से होते हैं, नहीं तो बस्ती के 4 मेहतर बुलाकर सारी पंडिताई झड़वा देती। आज हमारा मुंह देखकर अन्न पानी त्यागे बैठा है और वहाँ आकर हमारे चूतर चाटता था। डलिया खपरा उठाकर छन्नो धमक भरी चाल से चली आई। नहीं करना काम, भाड़ में गया ऐसा काम। उसने सभी चीज़ें एक और कोने में पटक दी। हाथ धुलाने रज्जो को पुकारा। रज्जो अपने कपड़े धो रही थी। शलवार के पाँचों को ठीक करती हुई माँ के पास आई। क्या हो गया? ये किसने? भंगी के अच्छा, तो मैं सच्ची सोच रही थी अम्मा। तू गई संडास की तरफ और पंडित जी का नाती भागा ऊपर की टट्टी में। नीचे खड़े एक लड़के ने कुछ इशारा किया और ये बदमाशी, हरामी का पिल्ला। जरूर माँ बापों की बातें सुन सुन करके बदखेल रच रहे हैं। आग पड़ों के यहाँ जाना नहीं, अब अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। हाथ धो पोंछ डाले। मन में जमा गुस्सा पिघल कर कुछ गालियों की राह बहा, कुछ आंसुओं की। रज्जो की जिद की अपना खट्टा मन। छन्नो दूसरे और तीसरे दिन भी काम पर नहीं गई। भर जाने दो बंजमारों के पखाने, लगने दो गूमूत के ढेर। वो खिड़की में से झांकती। राजपाल तसला भर भर राख ला रहे हैं। हलवाइयों की बुझी भट्टियाँ खाली कर दी। मिर्जा संडास में चूना डाल डाल कर हार गया। लुटिया लेकर प्राग मिल्क की ओर भागा जा रहा है। वहाँ सुअर पिछियाएंगे हरामी को। जाकर तो देख, बालूशाही दिशा मैदान की नई जगह खोज आया है, कासिमपुर की ओर। हगासा आदमी साइकिल से की रिक्शा से कितनी दूर जाए, कितनी बार जाए? अपने संडास और नालियाँ तो पेशाब तक की मोहलत नहीं दे रहे। छन्नों को हंसी आ गई। रज्जो उमेश की बहू से कुछ बातें सुनकर आई थी। बोली, तू हंस रही है? सुन तो अम्मा, बालूशाही की बहू ने अपना 15 साल का लड़का साइकिल पर अपने गांव भेजा है। हमारे नाश के लिए? हाँ, कहा है अपने नाना से कहना 4 भंगी पठा दें। उसके गांव के भंगियों से इलाका भर डरता है। भंगी उसके बाप के दाएं हाथ हैं। तभी बेचारा मिर्जा बालूशाही के मारे कांपता है। अम्मा, वो कहती है इस हरामजादी छन्नों ने चेचे करी तो एक दिन उसकी लौंडिया को उठवा दूंगी। बालूशाही ने रोका उसे कि वो फजीहत नहीं चाहता। छन्नों को कड़वी सी हंसी आ गई। आय हाय, बड़ी भवानी बनी हैं। राजपाल पहलवान की बहू की बात बता देती कि चुपचाप संडास साफ करने को बुला रही है। राजपाल ताल ठोक रहा है कि देखें छन्नों को कौन निकालता है। मन फिर गहरा गया। कहाँ सोच रही थी मैं इन लोगों से नाराज़ हूँ, अपने काम से खफा तो नहीं। बेकारी हालत यहाँ तक आ पहुँची। गली में एक कुत्ता भी तो जब नया नया आता है तो पुराने कुत्ते उससे चीथने दौड़ते हैं, भौंक भौंक कर गली के बाहर कराते हैं। जब पहचान हो जाती है तो वो रम जाता है। सब्र करना होगा। डंबर प्रसाद पंडित का बुरा माना मैंने। बेचारे का धंधा ही छूत पाक पर टिका है। उसी की खातिर व्रत उपास के ढोंग कर रहा है। जाति की बात तो पीछे याद आई होगी। मुंशी को 12 मासा जुखाम रहता है, थूक दिया होगा। मुझ चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? और वो कबूतरबाज लड़का, बेसींग पूंछ का साण। माँ बाप ही परेशान है। हाँ, मिर्जा के चेलों की पतली कमरों में लोहे का छल्ला मैं ही पहनाऊंगी, हिंजड़ा कहीं के। चौथा दिन। हाय मुंशी जी, तहमत बांधे, हाथ में पानी भरा डिब्बा लिए। अरे ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, नाली पर ही बैठ गए। मक्खियों ने हमला कर दिया, उठ गए।
इन्हें भी दस्त लग गए। कान में जनेऊ और धोती खराब, बीमारी फैल रही है। छन्नो की किवाड़ों पर दस्तक पड़ी। वो धीरे से गई और खटिया पर लेट गई। छन्नो, ओ छन्नो। रज्जो किवाड़ों पर आ गई। कौन है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, और कहकर किवाड़ खोल दिए। दोनों पल्ले पकड़े बीच में जमी रही। तो तू चल। मैं? लड़की ने मिर्जा और राजपाल को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो, जो रज्जो को छोटा कर रही हो। बालूशाही का चेहरा छोटा हो गया। मुंशियानी अपमान और आफत की आग में जल रही थीं। बालूशाही की बाह पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। इस बंगनिया के दरवाजे आ गए सो खुद को राजरानी समझ बैठी। तबीयत खराब है रानी जी की, डॉक्टर को दिखाने जाएंगी। ओहो, फैशन में रेशमी कपड़े पहन लिए तो जात भी ऊंची हो गई। काम से जी चुरा रही है। इस लड़की को पैज है। हमारी बीना जैसी चप्पल पहनती है, वैसी ही ले आई है, देख लो। अब संडास कमाने के लक्षण दिख रहे हैं इसमें। माँ को लजा दिया रंडी ने। रज्जो मुस्कुराई, आग में घीसा छोड़ती हुई बोली, मुंशियानी माई, चप्पल बीना जैसी है और बाल कटाए हैं सीमा जैसे, पंडित जी की सीमा। वे सब अभी गए नहीं थे कि रज्जो ने जल्दी अगरबत्तियां जला दी और मुंशियानी की ओर मुंह करके बोली, माई, गली में तो बदबू के भपारे छूट रहे हैं, कोई कैसे रहे। मैं तो जोगंदर की दुकान से धूप बेसांदुर सब ले आई हूँ। हाय कितनी बदबू। उसने नाक मूंद ली। लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए, होठ बिदोरे। बिरजा बेगमबाग गए, मेहतर बस्ती में पुरानी पहचान के हवाले दिए। सोना भंगी की ननिहाल मिर्जा के गांव में है। सोना मिर्जा को मामा कहता है। राजपाल श्यामनगर के पीछे वाली बस्ती खंगाल आए। ज़्यादा पैसा देने की पेशकश भी की, आने का आश्वासन भी दिया मेहतरानियों ने। विपदा की बात, काम निकाल देंगी। मुंशी जी का कबूतरबाज लड़का 3 रिक्शा लेकर वहाँ शाम तक खड़ा रहा, कोई ना आया। अंत में पेशकार के पास लोग गए। पंडित जी कान में जनेऊ लगाए और हाथ में पानी भरी प्लास्टिक की बोतल लिए चलते चलते इतना बोल गए, पिछली मोहब्बत का वास्ता ही दे यार, तूने तो जूठन की जगह पूरी पड़ोसा खिलाए हैं। इससे ज़्यादा कहने के लिए पंडित जी रुक नहीं पाए। पेट की मरोड़ ने हाँक लगाई। पानी आंतों को छोड़ने की धमकी दे रहा था। लत्ते खराब हो जाएंगे। सफाई के लिए कोई आया न गया। सीता गली अपने विभत्स और घिनौने रूप में पड़ी रही। अच्छी मुसीबत है, इन मेहतरानियों का संगठन टका सा जवाब मिले। जिसकी गली है वही करेगी। हाँ, वो बेच देती, रेहन धर देती तो बात दूसरी थी। मुंशियानी और पंडितानी की आंखों से लपटें छूटी। ये 2 टका की मेहतरानी हमें बेचेगी, गिरवी धरेगी। रज्जो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अम्मा, तेरी माँ बहनें बड़े नाले पर चूतर उघाड़ कर बैठी हैं, लाज लिहाज चीर फाड़ फेंका। बजरिया की ओर जाने आने वाले लोग दूसरी गली से होकर गुजरने लगे। रामघाट रोड की ओर जाने वाले रिक्शों ने इधर आना जाना छोड़ दिया। फेरी वाले भी कहीं गुम हो गए। दूध वाला नाक बांध कर आया था, आगे सफाई हो जाने पर ही आने की बात कह गया। अखबार वाले ने मुंह नाक पर रुमाल बांध कर हाथ जोड़ लिए। बदबू हमले पर हमला कर रही थी। अगरबत्तियां पूरी ताकत लगाकर भी लड़ ना पा रही थीं। गली के मुहाने का पंसारी जुगंदर इतना मुनाफा काट चुका था जितना उसे 9 दुर्गों और धार्मिक अनुष्ठानों के मौक़ों पर भी नहीं मिलता। बिक्री के कई रिकॉर्ड टूट गए थे। गली मेले की नदी। छन्नों ने भी आंखें मींच लीं, पर कानों में रुई लगाने के बावजूद वो गली में उमड़ते रेले में छपाक छपाक चलती औरतों की आहट पा जाती। वे नाक और होंठ सिकोड़ सिकोड़ कर भी छन्नों और अपने प्रेम के किस्से कहती जाती। ऐसी थी कि जहान छूटे गली न छूटे। क्या जाने किस सत्यानाशी ने भरमाई है, कौन जाने किसने बुरी हवावात का मंत्र मारा है। नहीं तो छन्नों का मन मोम की तरह पिघल आया। इधर उधर देखा, रज्जो तो नहीं है। चुपके से डलिया उठा ली। रच पच कर राख बिछा रही थी डलिया में। खपरा धो पोंछ कर रखा था, खूब सूख गया है। झाड़ू भी पड़ी अकड़ गई है। रज्जो जंगली बिल्ली सी कूदी यकायक, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही है? काम। ये काम नहीं, हमारे मूड पर धरा मैला है अम्मा। कैसी है तू? सिलाई के दम पर ऊल रही है, कौन देगा कपड़ा सिलने को? तू ये काम करेगी तो कोई नहीं देगा, बिल्कुल ना देगा अम्मा। सिलाई बहन जी कह रही थी। जल में रहकर मगर से बैर। ये गली है, गली में हम भी रहते हैं और वे भी। मुंशी का हरामी लड़का मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं हाथ काट डालूंगी। रंडी कहेगा तो मैं उसकी माँ को 10 बार रंडी कहूँगी। उसका बाप हरामी थूक रहा है और तू उनके गुमूत उठा रही है। पंडित हमारे यहाँ आने के दुख में भूखा बरत रहा है, तू उसके हगने के इंतजार में देवता मना रही है। छन्नों के हाथ से रज्जो ने डलिया छीन कर एक और फेंक दी। सारी राख बिखर गई। घर घर सलाह मशवरा हुए, आगे की योजना बनी।
उसी योजना के तहत ये प्रस्ताव धरा गया कि म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से बात की जाए, बड़ी गाड़ी में बड़ी नालियों का कचरा भरने वाले लोग कुछ दिन संडासों का मैला भी ले जाएं। गाड़ी का जमादार बोला, ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। आप अपने अपने घर से उस मैल को उठाकर गाड़ी तक ले आओ। मिर्जा जी का मुंह ऐसा हो गया जैसे क्या करने वाले हों। लाहौल विला कुव्वत, यह दिन देखने के लिए शेर गज़लों के खूबसूरत दरीचों में चहलकदमी करने के इरादे किए थे। मुश्किलें हद से गुजर गईं, अब पुलिस का सहारा है। किसी के इतना कहते ही नए जवान लड़के चौकी पर पहुंच गए। हवलदारों के गलों में गलबैयाँ डालकर रात के मैखाने के लिए न्योतते हुए गली तक चले आए। छन्नों के बंद दरवाजे पर डंडा बजा, एक बार और बजा, ठक ठक ठकाठक। रज्जो चौंक पड़ी। हौल दौल की मारी छन्नों किवाड़ों की झिरी से चिपक गई। पुलिस। छन्नों का मुंह रोया जैसा हो गया। आगे बोली, रज्जो तू क्या करा कर छोड़ेगी और रह ले इस घर में, अब हवालात चल। रज्जो माँ के पास आ गई। गोरा गदबदा चेहरा लाल हो गया। क्यों चले हवालात में? हमने किसी की चोरी की है? अम्मा तू एक बार सिलाई वाली बहन जी से मिलने डरना भूल जाएगी। तू है तो सही शेरनी, अब कर मुकाबला। द्वार पर डंडा लिए खड़ा है तेरा खसम। सोचने समझने का मौका न था। रज्जो आगे बढ़ी और किवाड़ें खोल दी। तो ये हैं, सिपाही ने डंडा हथेली पर घिसा। पब्लिक को परेशान कर रही है साली मेहतरानी, अभी हवालात में बंद कर दूंगा। रज्जो के पीछे छन्नो खड़ी थी, अनजाने ही हाथ जोड़े हुए। बोल, कुछ कहना है? सिपाही की बात पर छन्नो के होंठ थरथरा कर रह गए। रज्जो ने झटके के साथ दुपट्टा गले में डाला और बोलने लगी, बस इतना कहना है सिपाही जी कि हमें ले चलो और कम से कम 7 दिनों के लिए कैद कर लो। इन नासपीटों के गले तक गू की गंगा इतने दिन में बेशक आ जाएगी। मुंहजोर लड़की। मिर्जा, राजपाल, पंडित, यहाँ तक कि उमेश भी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। वे सब आपस में बगले झांकने लगे कि कन्नी काटने लगे, तितर बितर हो गए। सिपाही लोग भी जल्दी से जल्दी मामला निपटा कर यहाँ से छुटकारा पाना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, इस आफत की जड़ को बंद रखेंगे, गली में अमन चैन हो जाएगा। सारी जब से यहाँ आई है धमा चौकड़ी मचा रही है। डलिया संडास भूल, लोगों के कपड़े लत्ते देख रही है, उन्हीं की तरह रहन सहन बनाने में जुटी है। अब संडास कमाना कहाँ सुहा रहा होगा, कहकर सिपाही छन्नों की ओर बढ़ा। बंदर की तरह मिर्जा जी बीच में आ कूदे। अरे रे, ऐसा अनर्थ ना करना। जैसी भी है हमारी कामगर है, कामगर ही नहीं हमारी हितचिंतक है, और गली के सुख दुख को छन्नों से ज़्यादा कोई समझेगा भी नहीं। छोटी से यहाँ बड़ी हुई है। राजपाल सिंह का पहलवानी बदन इन दोनों मुरझाया हुआ था। टट्टी फिरने के डर से दंड नहीं पेले, दौड़ नहीं लगाई। छन्नों से आंखों ही आंखों में अरज की, तू रूठ गई, हम मनाने आए हैं, गुस्सा थूक दे। याद कर, रज्जो की चोचक देने हम ही गए थे। और वे फिर स्पष्ट आवाज़ में बोले, हवलदार साहब, इसमें आपकी पुलिस क्या करेगी? सरकारी मामला तो है नहीं जो सरकारी तौर पर सुलझ जाए। और काहे का मामला? छन्नो क्या गैर है? चल छन्नो, काम पर आ जा। मगर छन्नो बुद्ध की तरह चुपचाप खड़ी थी। मनाने वालों पर कितना भरोसा करे? जिन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया वे कितने हितू हैं? पत्थर मारने वाले कितने रहमदिल हैं? मेरे हाथों पर हगा वे कितने शुभचिंतक हैं? और रज्जो को रंडी बनाया वे कितने रक्षक हैं? थोड़े दिन इनकी भी तो आजमाइश हो जाए, या मुझे ही घिसते रहेंगे? फिर अब तो मेहतर बस्तियों में भी पंचायत हो गई है कि कोई धौंस देकर हमसे ये काम नहीं करा सकता। सीता गली छन्नों की है, उस पर छन्नों का ही हक है, ये भी मुनादी हो गई। अदावतों की अपनी शर्तें होती हैं, नफ़रतों के अपने दांव। खिड़की पर मिट्टी का तेल छिड़क कर किसी ने आग लगा दी। छन्नों हड़बड़ा कर उठी। रज्जो ने देखा तो मुंह से निकला, आग आग आग। लड़की लपकी और घर में जितना भी पानी भरा रखा था, घड़े, बाल्टी, ड्रम, सबके सब आग पर उड़ेल दिए। मौत के डर से माँ बेटी हाँफ रही थी। धुआं गली में फैल गया। पंडित जी की आवाज़ आई, ओम शांति, पाप शांति। जरूर किसी देवता का प्रताप है। कलयुग की आग बरसे और देवता का उदय न हो। पंडित जी को कितना तड़पाया है। मुंशियानी और मुंशी की आत्मा सताई है। मजाक है? इस पापिन का घर तो खुद ही खाक हो जाएगा। सरग में थूक रही है। देखो बस खिड़की जल कर रह गई, भगवान की चेतावनी। छन्नो, ओ छन्नो, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? कौन बुला रहा है? मिर्जा जी, बड़ा चालबाज आदमी है। उमेश कहने लगे, बेकार का बवाल मचा रखा है, जल जाती तो? उसे खदेड़ना ही है तो साफ कहो, वैसे क्या ले रही है किसी का? बालूशाही आग बबूला हो गया। तुम नहीं बोल रहे उमेश, तुम्हारी अपनी सुगड़ बड़ाई बोल रही है कि हरजन लोग तुम्हें मसीहा माने। छन्नो सबको रोई हुई नज़रों से देख रही थी, युद्ध काल में हारे हुए सिपाही सी। लोग चले गए। खिड़की एकदम काली हो गई और आधारहीन भी।
रज्जो ने गली की ओर पटक दी। छन्नो धरती पर बैठी थी, अपनी डलिया, अपना खपरा और अपनी झाड़ू को निहारती सी। रज्जो ने उसका मुंह अपनी ओर कर लिया। अम्मा, मैं सिलाई वाली बहन जी के संग वाल्मीकि समाज में जाऊंगी, बता दूंगी एक एक बात, सूरज भाई अपने आप निपट लेंगे। रज्जो के क्रूर होंठ और निर्मम आंखें देखकर छन्नो ने बस हाथ जोड़ लिए और बोली, बेटी अब और ज़्यादा दुश्मनी मेरे बस की नहीं। रज्जो ने माँ का कंधा थाम लिया। छन्नो रोदे गले से बोली, अब तू सिलाई सीखने नहीं जाएगी, उन लोगों का रहन सहन दूसरा है और तू वही सीखती जा रही है। रज्जो जिद की पक्की, गोरा मुंह लाल हो गया, नाक तन गई। अम्मा मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी, ये लोग हमें यहाँ रहने क्यों नहीं देते, अब कहाँ है पुलिस। घर में आग लगने के बाद रज्जो डलिया खपरा को कूड़े वाली गली में फेंकने चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन बीतने को आ गया। रज्जो नहा रही थी, छन्नो आंगन में अकेली बैठी थी। गली का हाल फिर बिगड़ गया। उसके मन में रह रहकर हिलोर उठती। अपने ऊपर बहुत काबू किया, फिर भी गली में झांकने का मन कराया। बारिश हो गई थी, किचपिचाहट में गली, आगे कुछ सोच नहीं पाई वो। किवाड़ों की झिर्रियों पर आंखें गड़गड़ा कर देखा। पंडित जी के घर का द्वार खुला था, वे बार बार संडास की ओर जाते आते हैं। भीतर अनकही खुशी सी भी जगी और टीस भी उठी। काम छूट रहा है, देर तक देखती रही। उसका भ्रम ही था कि सीता गली के सीने में इंसानी प्यार धड़कता है। चीज़ों के लेन देन और मीठी बोली बानी को ही प्यार के दर्जे पर समझती रही। आज अपने भीतर होती प्यार की दबदबाहट भी कहीं अंधेरे में खो गई। अब तो केवल हमले, गालियां और आग के तोहफे उसके लिए यहाँ रह गए हैं। तो उसकी ओर से 4-5 दिनों के जुड़े टट्टी पेशाब के रेलों की सौगात गली में फैली है। कैसा चेहरा कर दिया सीता गली का कि किसी को भी दहशत हो, किसी को भी घिन आए। रहस्यमयी खामोशी छाई है। सोमवार का दिन, छुट्टी का दिन नहीं, मगर पेशकार कचहरी नहीं गए, मुंशी अपने दफ्तर नहीं पहुँचे। मिर्जा अपने चेलों को शेर गजल के शारीरिक अभ्यास कराने की जगह नाक और मुंह पर कपड़ा बांधे बैठे हैं। डंबर प्रसाद मेले के रेले में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने छन्नों के आने पर अन्न पानी का तिरस्कार किया था, अब अन्न पानी ने उनके पेट का बहिष्कार कर डाला। दस्त हो गए और संडास में जगह नहीं। धीमा सा शोर उठा। छन्नों की छाती में दहशत गड़गड़ाई। पुराने जख्म हरे होने लगे। लोगों की धीमी आवाज़ें कानों को हुल्लड़ की तरह फोड़ने लगीं। किवाड़ों पर दस्तक हुई। छन्नों ने झिर्री से देखा। मिर्जा तहमद ऊपर उठाए गंदगी के बहते रेले में पांव लथेड़े खड़े हैं, साथ में मुंशी भी उसी दशा में। पीछे कौन, उससे देखा नहीं गया। ये बिन बुलाए मेहमान। मन में मची खलबली चोटी पर पहुंच गई। अब क्या इरादा है। छन्नो दरवाज़ा खोल दे, बड़ी ही नरम आवाज़, ये कपट बोल। कानों में जहरीला सीसा उतर आया। छन्नो, मीठी चाशनी में लिपटा नाम। वो खड़ी रही कुछ देर, लेकिन बाहर उमेश खड़े थे। द्वार खोल दिया। समझ गई कि लोग उमेश को तुरप बना कर लाए हैं। क्या कहे। मगज में आग का गोला है, चक्कर काट रहा है। उस गोले से छन्नो और रजो दोनों गुथी हैं। उसकी आंखें कितना रोई हैं, उसका दिल कितना कल्पा है। मिर्जा क्या जाने, मुंशी को क्या पता। वो मिर्जा की बोली सुन रही है। छन्नो, साले तीनों लौंडों को कस दिया है, रोज रोज का बवाल। बहन बेटियों की ओर आंखें भी उठाई तो पुतलियाँ निकाल लूँगा। गली वालों को मैं कबीर और रैदास की मिसालें देता हूँ, तू गली वालों को माफ़ी दे। मुंशी जी ये खड़े हैं तेरे सामने, जो सज़ा देना चाहे इनके लौंडे को। साले की नादानी ऐसी ही है जैसे सरसों की लकड़ी की आग, अभी जली अभी बुझी। अब देखते हैं कि तेरे खिलाफ कौन। छन्नो जैसे बिना टूट फूट के साबुत खड़ी हो। रज्जो कह रही थी, अम्मा, उमेश भाई साहब के घर से सुरेखा भाभी ने चुपके से अखबार फेंका। मैंने धीरे धीरे अक्षर उखाड़ कर पढ़ लिया। अखबार में इस गली की चर्चा है। अब रोग फैलने वाले हैं। अफसर चिंता कर रहे हैं। यहाँ की बात कहाँ कहाँ फैल गई। सारे मेहतर एक हो गए हैं। अब यहाँ कहीं से कोई नहीं आने वाला। छन्नो क्या सुन रही है, ये क्या हो गया। उसने कहाँ सोचा था कि ऐसा बम फटेगा। बेचारे मिर्जा तभी माफ़ी पर उतर आए और वो कुछ नरम पड़ गई। सार्वजनिक रूप से गली में चैन था, अमन था। पहले जैसी हालत नहीं कि जब घबराकर छन्नो कुसमी की अम्मा के पास भागी गई थी। कुसमी की अम्मा दूसरे शहर में बैठी उसके जरिए अपने पुराने बैरियों से बदला ले रही है, वो समझ चुकी थी। छन्नो ने टूटते हुए कहा था, अम्मा उस घर को वापस ले लो, हमें वहाँ कोई नहीं रहने देता। बूढ़ी की आंखें निकल आईं। हाय छन्नो, तू कैसी मेहतरानी है री। मैं तो थी बुढ़िया निबल, पर तू जवान जहान भी हारी हारी बातें करती है। तू चाहे तो भड़ुओं को नंगा कर दे, माना कि तेरे पैसा वापस कर दूं, घर फिर से कुसमी के नाम करा लूं, पर उससे बात तो नहीं बनती। मुझे उन हत्यारों ने कमज़ोर मानकर सताया और घर हड़पना चाहा।
तुझ पर तोहमत है मेहतरानी होने की। कैसे अच्छे होशियार लोग हैं। मकान जैसी संपत्ति पर न तेरा हक छाए है न मेरा। पर इतना सुन ले तू, बाजों के डर से चिड़िया अंडा देना छोड़ दें तो चिड़िया की नस्ल खत्म हो जाए। तू तो इंसान की बेटी है फिर। ताल ठोकू बुढ़िया रोक रही थी कि आंखों ही आंखों में सहारा देते उमेश रोक रहे थे। कभी कभी अकेले में पेशकार आता और पीठ थपथपा कर यहीं ठहरे रहने की कसम दे जाता। बाहरी और भीतरी तौर पर अलग अलग चेहरे। क्या इन्हीं लोगों के दम पर डटी है वो, या रज्जों की जिद पहाड़ सी अड़ी है। शायद अपनी ही कोई दबी छिपी लालसा बरजोर हो उठी हो। रूठते मनते काम छोड़ते काम करते 2 महीने बीत गए। अब गली चौकन्नी थी। गुप्त रूप से एक बैठक और हुई जिसमें वे लोग छांट दिए गए जो अब तक छन्नों के वफादार साबित हुए। उमेश को कानों कान खबर नहीं हुई। पेशकार को भी नहीं बुलाया गया। सर्वसम्मति से जो बात तय हुई वो किसी पर जाहिर तक न की गई। जो करना था किया, देखने वाले देख कर समझ जाएंगे। एक सांझ मुंशी जी के घर से विचित्र सी आवाज़ें उभरी, धरती को काटने जैसी धमक। छन्नों ने छत पर चढ़कर देखना चाहा लेकिन कुछ दिखा नहीं। सांझ से लेकर रात, रात से लेकर आधी रात मिट्टी और लोहे की आपसी मुठभेड़ कानों से होकर दिल पर गुजरती रही। वो मुंशी जी की पौड़ी में ही हाजिर हो जैसे। शंका का जहरीला सांप उठता और सीने पर लहराने लगता। वो घबरा कर उठ बैठी। लगा कि सपना देखा है। एक लाश हो कई गिद्ध नोचने खाने के लिए उतावले हैं। छन्नों ने लपक कर बल्ब जला दिया। रज्जो भी जाग पड़ी। क्या हुआ अम्मा? अपने कपड़े ठीक करती हुई माँ के पास आ बैठी। उसने बेटी को गौर से देखा। ऊँगी हुई दहशत खाई कबूतरी सी कपड़े ठीक करने के बहाने हाथ पांव फड़फड़ा रही है। किससे पूछे अब की माजरा क्या है? किससे दरियाफ्त करे कि छन्नों के मन में शंका की जो नागिन लहरा रही है वो डस तो न जाएगी। आंखों में रात कटी। धुंध के रूप में सबेरा हुआ। गली में उजाला कहाँ से हो। सब्र छाती में धुएं सा घुमड़ता रहा। छन्नों ने धड़कते दिल से डलिया में राख बिछा ली। धुली हुई झाड़ू और साफ सूखे कपड़े को उसमें सजा लिया। तिल तिल घड़ी काटने के बाद काम का समय हुआ। वो जल्दी से जल्दी अपना सामान लेकर बदहवास सी घर से निकली। सबसे पहले आज मुंशी जी का घर। घुसते ही पौड़ी में ताज़ा गड्ढा कुएं नुमा मिट्टी के गीले ढेर पर एक मजदूर बैठा बीड़ी पी रहा था। भैया ये पौड़ी क्यों खोद डाली? टैंक बन रहा है। टैंक? अंग्रेजी संडास बनेगा तुम जैसों की छुट्टी। छन्नो गूंगी बहरी हो गई। आंखों में भंवरें थीं। मुंशी जी का घर अनपहचान सा। भीतर चीख सी उठने लगी। अच्छा तो इस तरह मुझे खारिज मत छीनो। मेरे संडास मेरी जिंदगी है। मुझसे इन्हें अलग मत करो। यह गड्ढा यहाँ से उठकर मेरे पेट में समा जाएगा। चुप्पी भरे चेहरे पर खौफ उतर आया। अंग अंग हिचकियाँ सुबकियाँ ले रहा है। वहाँ से दबी डलिया थरथराई। खपरा कांपा। झाड़ू लड़खड़ाई। तभी सामने से मुंशी जी का कबूतरबाज लड़का प्रकट हुआ। कुर्ता और लुंगी पहने हुए, सोया हुआ सा सुस्त बदन, अंगड़ाई लेता हुआ झूलता सा बोला, बोल छन्नो क्या हाल है तेरी कबूतरी के? मन कमज़ोर हो गया था। लगा इस आवारा कबूतरबाज के पांव पकड़ ले और पूछे, इतनी बड़ी सजा क्यों? मगर सारा गुस्सा आंखों में जमा हो गया। वो अपने आंसू छिपा गई। मुंह फेर कर संडास की ओर चल दी। झाड़ू और खपरे के साथ बदन की सभी ताकत लगाकर संडास से मैले को खींच लिया। डलिया, मैले से भरी डलिया। छन्नो एकटक घूर रही थी। आदमी मेहनत करता है, तरह तरह की चालबाजियाँ चालाकियाँ करता है, बेईमानियों से गुजरता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है, अच्छे से अच्छा भोजन जुटाता है, तरह तरह के स्वाद, मीठे खट्टे रस, खुशबुओं से भरपूर व्यंजन, लेकिन अंत में ये डलिया से भरा मैला रसों गंधों का ये रूप रह जाता है कि जिसे छूने देखने से भी आदमी घबरा जाए। आदमी की सुघड़ देह, बलवान शरीर भी तो ऐसे ही मिट्टी हो जाता है एक दिन, जिसे छूने से लोग डरें। गहरी सांस लेती हुई छन्नो ने डलिया कमर पर लाद ली और आगे बढ़ गई। अब आश्चर्यजनक रूप से गली में न सुस्ती थी न खटास। छन्नो घर घर कमाने गई। सब हंस हंस कर बोले, रज्जो के हालचाल पूछे। डंबर प्रसाद पंडित जी के दोनों किवाड़ खुले रहने लगे। मगर छन्नो का दिल डूब रहा था। देखते ही देखते गली भर की पौड़ियों में गड्ढे खुदने लगे। लोहे और मिट्टी की मुठभेड़ ने रातों की नींद और दिन का चैन हर लिया। सेफ्टी टैंक बन गए। हर घर का संडास फ्लश की लैट्रिन में तब्दील हो गया। छन्नो समझ चुकी थी अब उसका काम खत्म हुआ। फिलहाल उसकी रगों में उठती गुस्सेवर तरंगें उसे पसीने में गर्क किए दे रही थीं। नज़रों में बेटी की सूरत हाँफने लगी। ये कड़वा फल। छन्नो का खून मथ डाला गली ने। हाथ पांव बांध दिए। अब एक दिन सचमुच ही खदेड़ दिया जाएगा। लोग सफ़ेद संगमरमरी कमोडों को शौक से धो रहे हैं। साबुन फिनाइल डालकर प्लास्टिक के ब्रशों से रगड़ रहे हैं। हाय,
कमोड रुकने पर मुंशी जी कपड़े उतार कर खाली अंडरवियर पहने सेफ्टी टैंक में उतर गए। अपना काम दूसरा कौन करने आएगा? छन्नो चीख कर रज्जो से बोली, गली की ओर से दरवाज़ा बंद कर ले। उसका वजूद औंध गया। धंधा अंग्रेजी संडासों में बह गया। देह लस्त-पस्त, बीमारी लगी है शरीर में, सिर दर्द से परेशान है, मगज में कोई रसौली सी लौंकती है। कभी ना बीमार होने वाली छन्नो खटिया पर पड़े पड़े अपनी फड़फड़ाती रूह उदासी के हवाले कर दी। मगर सपने हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे। झपकी सी ही लगी थी। आंखों के आगे डलिया ही डलिया, खपरे और झाड़ू, इस सब के सिवा जीवन में जैसे कुछ हो ही नहीं। अम्मा, रज्जो पास आ गई। दवा लाई है रज्जो। अपनी बाह के सहारे माँ को उठाया और पानी के साथ गोली खिला दी। सिर दबाने लगी। दबाते दबाते मुस्कुरा पड़ी। अब सिर क्यों दुखता है अम्मा? बोझ तो उतर गया। कितना अच्छा हुआ, अब तो हमें मैला साफ करने कोई नहीं बुलाएगा। कितना अच्छा हुआ, हुआ ना? छन्नो तय नहीं कर पा रही कि बेटी की मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराए या मुंह फेर ले। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी छुटकारा। समाज के एक दबे कुचले वर्ग की कड़वी और विभत्स सच्चाई। कल फिर मिलूंगी किसी प्रसिद्ध लेखक या लेखिका की कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे साथ व्यतीत किया।